So, hello Hazik, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। मतलब हम अपनी आँखों से जो चीज़ों को नहीं देख पाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री जो इस आने वाले एग्ज़ाम में आने वाला है वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ बायोलॉजी का ही बचा हुआ है और इसमें भी ज़्यादा 2-3 दिन लगेंगे, तो इसको भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं फटाफट से अपने प्यारे से पीपीटी पर और चीज़ों को शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। ठीक है, चलो लाइन बाय लाइन चीज़ें चलेंगे और लाइन बाय लाइन तुम्हें रीडिंग भी करनी है बाद में। ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन चलने से देखो इस चैप्टर को हम ऐसे भी 2-3 पॉइंट्स में समझा सकते हैं कि ये है बस। ठीक है, लेकिन लाइन बाय लाइन चलने से ये होता है कि हमको बुक की कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है, बुक की हर एक नॉलेज मिल जाती है और जब रीडिंग करते हो तो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। The human eye can only see objects that are above a certain size. For a long time, many tiny things around us remained unknown. कह रहे हमारे आँख की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं कि हमारी आँख कुछ भी देख सकती है। ठीक है, हमारी आँख कुछ भी नहीं देख सकती है, इसकी एक क्षमता, एक लिमिट होती है। तो एक लिमिट तक तो हमारी आँखें चीज़ों को देख पाती हैं, लेकिन जब उससे भी साइज रिड्यूस होने लगता है तब चीज़ों को देख पाना असंभव हो जाता है। Long ago, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. The piece of glass was shaped like a lentil seed, this in the thick in the middle and thin at the edge, hence they called it a lens. तो भाई साहब क्या हुआ, पुराने ज़माने के लोग ये सोचे कि अगर कोई कर्व्ड पीस, कोई कांच का कर्व्ड पीस हो तो उससे हम चीज़ों को और बड़ी करके देख सकते हैं और बड़ी हुई उसकी इमेज को हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसा कि संडे को तुम्हें हमने एक प्रैक्टिकल भी कराया था छोटू सा, कि जो हमारी ग्लास की जो कांच की ग्लास थी उसको जब हम लोग बुक पर फेर रहे थे तो जो अक्षर थे वो उभरे हुए दिख रहे थे, अक्षर जो है वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे ओवर टाइम। और इसको लोगों ने लेंस कहा, ये जो कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास है इसको लोगों ने लेंस कहा। Over time, lenses were improved to become more powerful. Each new tool, from simple magnifying glass to microscopes, helped humans see what their eyes could not. तो भाई साहब धीरे करते करते हुआ क्या, जो कांच का हमारा लेंस था वो माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हो गया और माइक्रोस्कोप से हम चीज़ों को और जूम करके देख सकते हैं। The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with tiny living creatures. तो बहुत सारी जो लिविंग क्रिएचर्स थे जो जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, उनके बारे में हम लोग जानने लगे। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, और हम कुछ लाइफ फॉर्म्स को इसमें हम लोग देखने चल रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑफ ऑल शेप्स, साइज एंड कलर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि तुम अपने आसपास कभी गार्डन में निकलो तो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे एनिमल्स को देखोगे जिनके शेप, साइज और कलर्स अलग अलग हैं। Some living beings are tiny while others are really big. They differ not only in their structure but also in many other features. तो देखोगे भाई साहब जितने भी तुमको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे सब अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के होंगे। कुछ तुमको बहुत ही छोटू सा दिखाई देगा, कुछ बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। सिर्फ शेप, साइज और कलर में नहीं, वो अपने फीचर्स में भी डिफरेंट रहते हैं। All these living beings, whether plants or animals, are called organisms. इन सभी प्लांट्स को, इन सभी एनिमल्स को, जो भी लिविंग बींग्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। तो हमारी आइज़ कितना देख सकती है तो तुम्हें मालूम ही है। एक चींटी हमारे हाथ पे चल रही है तो उसको हम देख पाएंगे, लेकिन एक चींटी हमारे कुछ दूर दीवार है उस पर चल रही है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। You might have seen some people using reading glasses. How does it help them see better? Or what happens when you use magnifying glass to observe something?
तो कह रहे हैं कि जो हमारा लेंस होता है, लेंस से चीज़ों को हम लोग किस तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। जैसा कि तुमने ही बताया था कि जो तुम्हारा लेंस है वो धुंधला चीज़ जैसे तुम कुछ दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। अगर तुम ग्लास ना पहनो, अगर तुम चश्मे अपने ना लगाओ तो तुम्हें धुंधला दिखाई देगा, लेकिन जैसे तुम उसे लगा लेते हो धुंधला दिखाना बंद हो जाता है। कुछ लोगों को दिक्कत ये होती है कि वो चीज़ों को, अखबार को पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, अखबार को पढ़ नहीं पाते तो वो भी ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। या कुछ लोग बहुत दूर की चीज़ें नहीं देख पाते तो वो भी ये स्पेक्टेकल्स, इन लेंसेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। चलो एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व, लेट अस ऑब्जर्व। तो इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था भैया संडे को। Do you notice something interesting? The letters appear larger when seen through the flask. This happens because the flask filled with water act like a magnifying glass. तो इसको हम लोगों ने देखा था कि कांच की ग्लास में जब हम लोगों ने पानी भर करके इस तरीके से घुमाया था तो छोटे छोटे जो लेटर्स थे अब वो पढ़ने में आ रहे हैं, अब वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये कांच की ग्लास जो है वाटर फिल होने के बाद ये एक तरीके से वर्क कर रही है लेंस की तरीके से। Now use a real magnifying glass to look at small organisms like an ant. Were you able to see the details of its body more clearly? तो कोई चींटी ले लो, रियल एंट ले लो, एकदम चींटी ले लो और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो क्या तुम उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देख पा रहे हो? तो बिल्कुल देख पाओगे। For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them, but they could not see them with their naked eye. तो पहले से ही लोगों के अंदर काफ़ी खुराफात था कि वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखना चाहते थे, लेकिन वो अपनी आंखों से नहीं देख पाए थे, नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे। तो उनके मन में कुछ चुल मची कि भाई साहब कुछ ऐसा आविष्कार किया जाए, कुछ ऐसा चीज हुआ जाए जो इन छोटे छोटे क्रीचर्स को बड़ा करके हमें दिखाई दे, तब हम उन्हें देख सकते हैं। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड? डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस सी द टीनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ऐसी कौन सी डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट टाइम जिससे हम लोग टीनी ऑर्गेनिजम्स को देख पाए? आइए पता करते हैं। Ever heard of? In 1665, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. 1965 में रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। He was a careful observer and a skilled artist. In this book, he showed detailed drawing of tiny things that people had never seen before. Things he saw using a tool we now call a microscope. तो भाई साहब हुआ था कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, और ये अपनी इस बुक माइक्रोग्राफिया में चीज़ों को समझाए थे कि किस तरीके से हम टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं। His microscope made things look 200 to 300 times bigger. भाई 200 से 300 जूम एक्स हो जाता था इस माइक्रोस्कोप में। Then what one could see with the unaided eye. One day he looked at the thin slice of cork and saw it was made up of many small empty spaces. These compartments reminded him of a honeycomb. तो भाई साहब देख रहे हैं ये क्या? स्लाइस ऑफ कॉर्क, स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख रहे हैं अपने माइक्रोस्कोप में, तो वो हनी कॉम्ब जैसा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरीके से उनको ये कॉर्क दिखाई दे रहा है। He drew what he saw and first time and called each small space as a cell. This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. तो जैसा कि वो देख रहे थे माइक्रोस्कोप में वो कॉर्क को, स्लाइस ऑफ कॉर्क को, वैसा ही वो अपने कॉपी में ड्रॉ किए, एकदम हनी कॉम्ब जैसा दिखाई दे रहा था। और तब पहली बार उस स्पेस को कहा गया सेल। उस स्पेस को, ईच स्मॉल स्पेस को क्या कहा जाए? हनी कॉम्ब में जो स्पेसेस होते हैं उनको कहा गया सेल। और ये फर्स्ट टाइम था जब कुछ ऐसा वर्ड यूज हुआ था सेल टाइप का। और सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदा रहने के लिए सेल का होना आवश्यक है। Around the same time in 1660s, Antoine van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, made better lenses that allowed him to build more useful microscope. तो भाई साहब हुआ क्या? एंटोनी वन लीवेनहॉक और एक डच साइंटिस्ट ने क्या किया? माइक्रोस्कोप को और इन्हेंस किया और उसको क्या किया? इनकलकेट किया, कल्टिवेट किया। He was the first person like bacteria
he was the first person to clearly see and describe the tiny living things like bacteria and blood cells. ठीक है, ये लोग पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को जूम करके देखा. बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा. हाँ, तो भाई हम लोग थे व्हाट इज अ सेल. अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज अ सेल. आखिर सेल होता क्या है ब्रो. ठीक है, तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. भाई साहब जितने जीवित व्यक्ति हैं, जीवित प्राणी हैं इस धरती पे, सब के सब सेल से बने हुए. तुम, हम, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, सब के सब क्या बने हैं, सेल से बने हुए हैं. You might wonder what cells actually look like. Let us take a closer look at the basic structure of cell using a microscope. अब भाई साहब मन में ये सवाल आता है, आखिर सेल दिखता कैसे होगा, सेल का कलर क्या होगा, गोरा है कि काला है, सफ़ेद है, नीला है, पीला है, किस कलर का दिखता है, किस शेप का है, किस साइज़ का है. तो इसको देखने के लिए आओ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं. Take an onion bulb from your kitchen or garden and wash it thoroughly with water. कह रहे भाई साहब ऐसा करो, अपने किचन में जाओ, अपने रसोइया में जाओ और एक ठोक्या उठा लो, प्याज उठा लो, जिसको 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 कहते हैं महाराष्ट्र में कांदा. ठीक है, उसको क्या कर लो, उठा लो. कट द ओनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस. अब क्या करो, इस तरीके से प्याज अगर है, इस तरीके से तुम्हारी प्याज है तो इसको इस तरीके से कट लो. Cut the onion bulb vertically into pieces. Take one piece of onion and pull out the thin transparent layer from its inner surface with the help of forceps. This layer is called the onion peel. एक चिमटे के आकार का हमारे पास कहाँ होता है, लैब में होता है चिमटे, छोटी चिमटी उसको बोलते हैं. चिमटी क्या आकार होता है, कह रहे हैं उससे क्या करो तुम, जो प्याज की झिल्ली होती है जिसको शुद्ध भाषा हिंदी में कहते हैं झिल्ली, तो उस झिल्ली को थोड़ा सा निकाल लो, उसको कहते हैं ओनियन पील. Place the peel in petri dish containing a few drop of saffronin red colored stain for 30 seconds. कह रहे हैं अब 30 सेकेंड तक क्या करो, एक पेट्री डिश ले लो, एक डिश टाइप का ले लो. ये देखो, ये जैसे ये वाला डिश है, इसको पेट्री डिश कहते हैं. तो कह रहे हैं कि इसमें क्या करो, ओनियन पील को रख दो और एक क्या डाल दो, सैफ्रनिन, जो कि रेड कलर की इंक होती है. देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि सैफ्रनिन जो होता है वो किस कलर की इंक होती है, तो बच्चा बोलना तेजी से, रेड कलर की इंक होती है सर, रेड कलर का स्टेन होता है, जिसको हमें 30 सेकेंड तक उसमें रखना है. दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली. इससे क्या होगा कि हमारा जो झिल्ली है, ओनियन पील है, वो उसको क्या कलर मिल जाएगा, उसको पिंक कलर मिल जाएगा, पिंकिश कलर एकदम मिल जाएगा, जिससे हम उसके सेल को आसानी से देख पाएंगे. With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stain. अब क्या करो, उस पील को जिसमें सैफ्रनिन लगा हुआ था उसको निकाल करके एक दूसरे पेट्री डिश में डालो जिसमें वाटर है, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्टेन है, जो एक्स्ट्रा उसमें दाग धब्बे हैं ओनियन पील में, वो निकल जाएंगे. नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड ओनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश इंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड. अब क्या करो, उस ओनियन पील को उठाओ और ग्लास स्लाइड में रखो. एक ग्लास स्लाइड होती है जिसको माइक्रोस्कोप में रख करके उसके सेल्स को देखा जाता है. और ध्यान रखना है, हमें ओनियन पील को इस तरीके से रखना है कि वो ब्रेक ना हो, टूटे फूटे ना, और दूसरा चीज़ वो फोल्डेड ना रहे. Put a drop of glycerine over the onion peel on the slide. The glycerine will prevent drying of the cells and improve clarity for better visualization of cells. अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अब उस ग्लास जो स्लाइड है उस पर कौन सा लिक्विड डालना है, ग्लिसरीन डालना है. ग्लिसरीन क्या करेगा कि उस ओनियन पील में नमी को बना के रखेगा, उसको सूखने से बचाएगा. Slowly place a cover slip over the peel using a needle such that no air bubbles to get trapped. अब क्या करो, ग्लिसरीन उस पर डाल दिए हो, वो क्या कहते हैं नमी है उसमें, अब उसके ऊपर एक क्या कर दो, कवर स्लिप लगा दो. कवर स्लिप एक झिल्ली के आकार की होती है, गोल गोल होती है. करें कवर स्लिप को लगा दो और कवर स्लिप क्या करेगी, जो एयर बबल्स उसमें फॉर्म हो रहे हैं उसको रिड्यूस करेगी, उससे जितने भी एयर हैं उनको बाहर निकालेगी. यूज
ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करें। ब्लॉटिंग पेपर वही तुम्हारा जो टिश्यू पेपर है उसी तरीके से होता है, तो उससे क्या होगा, जितने भी वहां पर एक्स्ट्रा वाटर होंगे वो सूख जाएंगे उस कवर स्लिप के आसपास। View the slide under a microscope or a fold scope. Compare it with figure 2.3c. कह रहे हैं अब क्या करो ब्रो, अब करो तुम ऐसा कि उसको अब माइक्रोस्कोप से देखो या फिर फोल्ड स्कोप से देखो। माइक्रोस्कोप का भाई है छोटा, फोल्ड स्कोप से देखो और फिगर 2.3c में जिस तरीके से तुम्हें दिख रहा है क्या वैसा ही दिख रहा है। यू विल व्हाट सिमिलरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3c एंड 2.3d। तुम ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, इसमें क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है भाई। ये क्या है, ये हमारी दीवार है जो कि ईंटों से मिलके बनी हुई है, और ये क्या है, हमारे सेल्स हैं। ये हमारे क्या है, सेल्स हैं, जिससे क्या बना हुआ है, एक टिश्यू बना हुआ है। सेल्स से टिश्यू बनता है। तो क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, ये देखने में एक जैसा लग रहा है ब्रो, एक जैसा लग रहा है ना। तो जिस तरीके से दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, वैसे ही किसी टिश्यू को बनाने के लिए सेल्स का इस्तेमाल होता है। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी जीवन को प्रदान करता है, जो किसी लाइफ को बनाता है। You will observe nearly rectangular structure under the microscope. These are the cells of the onion peel, which are closely arranged without any space between them. ठीक है, कह रहे हैं तुम रेक्टेंगुलर शेप का इस तरीके से देखोगे जो कि एकदम पास पास रहेगी, और ये ऐसे अरेंज रहते हैं जैसे इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहता। Try to observe the peels of the leaves of different plants around you. You will find that all plants are made up of cells. तो ऐसे कह रहे हैं तुम अलग अलग लीव्स को देखोगे तो उसमें भी इसी तरीके से रेक्टेंगुलर तुम्हें दिखाई देगा। तो भाई सब सेल्स कैसे बने होते हैं, तो सेल इसी तरीके से हमारे होते हैं। ध्यान रखना, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। कुछ रेक्टेंगुलर दिखाई देंगे, कुछ थोड़ा सा कटे रहेंगे, कुछ इधर रहेंगे, कुछ आगे बढ़े रहेंगे, ठीक है, मतलब नियरली रेक्टेंगुलर शेप का होता है। What do you think the body of an animal is made of? क्या अब गेस करो कि एनिमल की बॉडी किससे बनी होती है, ठीक है। एक और देख लेते हैं पेज। लेट अस इन्वेस्टिगेट रिंस योर माउथ। अब देखो ये तो प्लांट की बात हो गई, अब एनिमल्स की बात होगी, तो एनिमल्स सबसे बड़े एनिमल्स हम ही लोग हैं, ठीक है। रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर। कह रहे हैं कि अपने माउथ को पानी भरो और कुल्ला कर दो, ठीक है। किसी के ऊपर नहीं करना भाई साहब, बेसिन में जाके करना, ठीक है। तो मुंह क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। यूज द ब्लंट एंड ऑफ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। भाई साहब ये थोड़ा सा घिनौना है, अब लेकिन साइंस है तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक टूथपिक लो और अपने मुंह को ऐसे करो और चीक ऐसे खुलेगा, तो ऐसे जो टूथपिक का ब्लंट साइड होता है, नुकीला साइड नहीं होता, उसको ऐसे डालो और ऐसे निकालो, कुछ निकल के आएगा, ठीक है। वो क्या है, तुम्हारे चीक सेल है, चीक के सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे कर Place the scrap material in a drop of water on a clean glass slide and spread it evenly. अब भाई साहब जो निकला है ना मटेरियल, उसको क्या करो, ग्लास स्लाइड पर, क्लीन साफ ग्लास स्लाइड पर रखो और उसको इवनली फैला लो, ठीक है। एट अ ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू अ ब्लू कलर्ड स्टेन। अब देखो सैफरनिक रेड कलर स्टेन था, मैथिलीन ब्लू जो है वो नाम से क्लियर है कि ब्लू कलर्ड स्टेन होगा, तो इसको उस पर डाल लेना है। द मटेरियल ऑन स्लाइड एडिंग स्टेन इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, चीक सेल की विजिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। After 1 minute, add a drop of glycerine over the material on the slide to prevent the cell from drying. अब क्या काम करो कि 1 मिनट बाद क्या करो, ग्लिसरीन को उस ग्लास स्लाइड पे डाल दो जिससे कि वो ड्राई होने से बच जाए। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल। अब क्या करो, केयरफुली कवर स्लिप को उस पर रख दो, किस पर, ग्लास स्लाइड पर रख दो। एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर। अब फिर वही काम करेंगे, ग्लिसरीन यूज किस लिए होता है कि ड्राइनेस ना रहे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉमन क्वेश्चन हो गया। ग्लिसरीन क्यों रखा जा रहा है कि क्या हो उस पर ड्राइनेस ना आए, मॉइस्चर बना रहे। और ये मैथिलीन ब्लू या सैफरीन क्यों यूज किया जा रहा है कि वो थोड़ा सा तो उसके सेल्स को विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करके उसके जो एक्स्ट्रा वाटर हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमूव कर देंगे। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक।
ठीक है, कुछ इस तरीके का तुमको दिखाई देगा बच्चा, कुछ इस तरीके का तुमको दिखाई देगा चीक सेल्स। ठीक है, what did you observe? You will observe a polygon shaped structure as shown in figure 2.4. These are cheek cells which form the inner lining of your mouth. ये क्या है, तुम्हारे cheek cells हैं, तुम्हारे क्या हैं, cheek cell. What similarities and difference did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human cheek cell in activity 2.3? तो भाई साहब थोड़ा सा शेप में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, शेप में चेंजेस देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा रेक्टेंगुलर है, ये थोड़ा सा पॉलीगन टाइप का है। You have observed that cells have three main parts: a thin outer lining, a central region, and a small round structure inside it. अब देखो तीन तरीके का है। सबसे पहले जो बाहरी लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो बाहरी लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन, इसको बात ध्यान रखना। जो अंदर है उसको न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक है, अब बाहर क्या है, बाहर वाला जो आवरण है, बाहर वाली जो लेयर उसको सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाले को न्यूक्लियस, एक सर्कल टाइप का है, और इसके बीच में जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर के क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, तो सेल के मेनली तीन पार्ट्स, ऊपर वाला साइटोप्लाज्म, ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन, ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन, अंदर के जो छोटा सा सर्कल टाइप का होता है उसको न्यूक्लियस, और इनके बीच में जो मटेरियल भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द cell membrane. The round structure in the middle is the nucleus, which is also covered by a thin membrane. The space between the cell membrane and nucleus is filled with cytoplasm. ठीक है, तो बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाला न्यूक्लियस, इनके बीच में जो मटेरियल भरा हुआ वो साइटोप्लाज्म। इसको याद रखना, इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लें। These three, cell membrane, cytoplasm and nucleus, are the basic part of a cell. सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन ये बेसिक पार्ट होते हैं कि किसी भी सेल में ये तीन तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ये तीन प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। Some cell like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall. ठीक है, कह रहे हैं कुछ सेल के पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। What is the importance of these structure in a cell? What function do they perform? Are these function important for the maintenance of life? ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, क्या इनके कुछ काम हैं, धंधे हैं, या फिर ये ऐसे ही इनबिल्ट आए हैं? कुछ मतलब तो होगा ही। तो क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे आगे। The cell membrane encloses the cytoplasm and nucleus. अब देखो जो भी फंक्शन है वो हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाले यूपिक आई नहीं है। तो 4 पेजेस आगे के भेज देना। आई होप सो कि समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते वो कितने विचित्र होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या होगा ब्रो, काम ये रहेगा कि जितना पढ़ा दिया उतनी अच्छी से रीडिंग लगा लेना, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नज़र में आए उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना, और कहीं कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर पूछना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके ब्रो।